10 साल का मैनी बोलता कम, ड्रॉ ज़्यादा करता है। आप पूछेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस उम्र के ज़्यादातर बच्चे यही तो करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मैनी की ड्राइंग्स डार्क यानी कि निराशाजनक होती हैं। सीन किसी दुर्घटना का होता है और कोई न कोई अपनी जान गंवा रहा होता है। इसका कारण शायद मैनी का अतीत है, जिसके चलते उसे साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेशेंट से तो मिल लिए, अब हम मिलते हैं डॉक्टर से। मैरी जो न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को छोड़कर मैनी के छोटे शहर में आ रही थी, जिसका कारण मैनी की तरह मैरी का अतीत था। मैरी अपने अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। एक तरह से वो दो अधूरे इंसान एक दूसरे के पूरक थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर मैरी का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, लेकिन हर एक छोटे शहर के निवासी की तरह उसकी सहयोगी ये जानने को उत्सुक है कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में एक अच्छी सी प्रैक्टिस को छोड़कर उसने छोटे शहर को क्यों चुना। साइकाइट्रिस्ट मैरी बिना हिचकिचाहट के उसे बताती है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहती है। अच्छा, उसके कॉन्फिडेंस को देखकर उसकी सहयोगी भी ये बताने में हिचकिचाती नहीं कि कुछ समय पहले उनके हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को खुद मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा। इतना ही नहीं, मैरी का पहला पेशेंट मैनी होता है, यानी कि सोने पर सुहागा। मैरी देखती है कि मैनी की ड्राइंग में किसी न किसी कोने में उसके टेबल पर रखा हुआ पिग जरूर होता है। मैनी को आश्वस्त करने के लिए मैरी कहती है कि उसे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पता नहीं उसे वहां क्यों लाया गया था। अब मैनी सर उठाकर मैरी की तरफ देखता है और कहता है कि उसे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता और वो अपने काम से काम रखना पसंद करता है। चलो शुरुआत तो हुई, अब मैरी पूछती है कि किस तरह का काम। मैनी कहता है वो उसकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। अच्छा जी। मैरी पूछती है वो कैसे। मैनी कहता है उसका पूरा अस्तित्व उसके हाथ में है। ये सुनते ही एक पल के लिए मैरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, लेकिन वो शांत रहती है। वो समझ जाती है मैनी के मानसिक घाव काफी गहरे हैं, उसे समय देना होगा। साइकाइट्रिस्ट मैरी अपने मानसिक संतुलन का ख्याल रखना अच्छी तरह से जानती थी। उस शाम वो एक बार में जाती है, शहर और उसके लोगों से पहचान बढ़ाने के लिए। वहां उसकी पहचान कायरन से होती है, जो उसकी एक और सहयोगी का दोस्त होता है। मिलते ही उन दोनों को पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मैरी अपनी सहयोगी से कहती है कि वो कायरन से दोबारा मिलना चाहेगी। मैरी सुबह नए शहर में आई थी, गुड। उसके बाद वो मैनी से मिली, जिसे हम बैड कह सकते हैं। शाम में वो कायरन से मिली, गुड। अब इस श्रृंखला में अगला नंबर फिर से एक बैड सिचुएशन का ही आता है। टनल में एक कार उल्टी होती है, जिसमें एक आदमी फंसा होता है और चाहकर भी मैरी उसकी मदद नहीं कर सकती। वो अपनी जगह पर ही जम जाती है और तभी वहां एक दूसरा आदमी पहुंचता है और वो फंसे हुए आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कार में आग लग जाती है और फंसा हुआ आदमी कार के साथ झुलस जाता है। मैरी अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपने अतीत के बंधन को किसी तरह से तोड़ना होगा और ये सोच सोचकर वो असहाय भी महसूस करती है। उस दिन जब वो मैनी की ड्राइंग्स चेक करती है तो उसमें उस टनल एक्सीडेंट की भी ड्राइंग होती है, फंसा हुआ आदमी भी होता है और मैनी का पिग भी। मैरी सोचती है मैनी ने ये ड्राइंग टीवी पर न्यूज़ देखकर बनाई होगी। अब मैनी उसे याद दिलाता है कि पिछले दिन वो ड्राइंग उसने उसके सामने बनाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सीडेंट होने से पहले मैनी उसकी ड्राइंग कैसे बना सकता है? मैनी अब एक और बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि उनकी दुनिया में वो ही सब कुछ नियंत्रित करता है, उसने ही वो एक्सीडेंट करवाया था। मैरी अब भी उसके दावे को मानने से इनकार करती है। उसके हिसाब से ये सब एक कोइंसिडेंस था। मैनी कहता है रुको जरा, इतना ही नहीं, तुम्हें न्यूयॉर्क से खींचकर मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ। मैरी अभी अपने आप को संभाल ही रही होती है कि मैनी एक और दावा ठोक देता है, उसके ड्रॉर में गन है। अब मैरी को यकीन हो जाता है कि मैनी की समस्याएं जितनी दिखती हैं उससे भी ज्यादा गंभीर हैं और अपने इस निष्कर्ष के चलते वो ड्रॉर को चेक भी नहीं करती। हॉस्पिटल की अगली मीटिंग में मैरी के काम को सराहा जाता है। वो पहली डॉक्टर थी जिसके साथ मैनी ने बातचीत शुरू की थी। छोटी ही सही, लेकिन ये टीम के लिए एक जीत थी। मैरी कहती है वाकई ये एक छोटी सी जीत थी, अभी बहुत सा काम बाकी है। वो मैनी की पुरानी रिपोर्ट्स देखना चाहती है।
हेड डॉक्टर कहते हैं कि वो जल्दी ही उसे वो रिपोर्ट मुहैया करवा देंगे। उस शाम मैरी फिर से एक बार कायरन से मिलती है, जो कबूल करता है कि बहुत जल्द वो उसे बहुत पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ मैरी अब भी हर कदम फूक फूक कर रख रही थी, वो जल्दी में नहीं थी। घर पहुंचने पर मैरी फिर से एक बार अपने अतीत में बह जाती है। वो अपने मृत पति से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर लॉन्ग ड्राइव्स पर जाया करते थे और ऐसी ही एक लॉन्ग ड्राइव पर एक दिन उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो एक बुजुर्ग से लिफ्ट लेते हैं जो जॉश की मौत का कारण बन जाती है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ड्राइवर और जॉश दोनों मारे जाते हैं। मैरी एक्सीडेंट में तो बच गई थी, लेकिन जॉश की मौत से उसका दिल टूट गया था, इसीलिए वो न्यूयॉर्क को छोड़कर उस छोटे शहर में आई थी। उसे अक्सर उदास देखकर कायरन उसके साथ बहुत सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगा। वो उसे रोमांटिक बोट ट्रिप पर भी ले जाता था और इसी दौरान मैरी उसके साथ खुलने लगी और उसने उसे अपने पति की मौत और वहां आने का कारण बताया। एक अच्छे दोस्त की तरह कायरन उसे कहता है कि उसे अतीत को छोड़ भविष्य की तरफ देखना चाहिए। अगले दिन अपने ऑफिस में मैनी की फाइल चेक करते हुए मैरी को गन वाली बात याद आती है और वो ड्रॉर को चेक करती है। उस ड्रॉर में गन मौजूद होती है। अगली टीम मीटिंग में मैरी उस गन के बारे में अपनी टीम को बताती है। इस बार हेड डॉक्टर खुलते हैं और बताते हैं कि मैरी से पहले एक दूसरा डॉक्टर मैनी का केस हैंडल कर रहा था और उसी दौरान उसकी खुद की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी, इतनी कि उसे खुद एक मेंटल असाइलम में दाखिल करना पड़ा। वो गन शायद उसी डॉक्टर की थी। मीटिंग के बाद मैरी एक बार फिर से पुरानी फाइल के लिए आग्रह करती है। हेड डॉक्टर कहते हैं पुराने डॉक्टर की मनोस्थिति को जानते हुए उस रिपोर्ट को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब इतना कुछ जानने के बाद मैरी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो अपनी रिसर्च जारी रखती है, जिसके दौरान उसे पता चलता है कि मैनी के पिता की मौत एक हादसे में हुई थी, जिसके चलते उसकी मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को उनके घर में एक सहमा हुआ मैनी मिला था और बहुत जल्द उसे अडॉप्ट भी कर लिया गया था। लेकिन ये बात अब भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही थी कि वो इतनी निराशाजनक ड्राइंग्स क्यों बनाता है। अगली मीटिंग में मैनी मैरी से डायरेक्टली पूछता है कि बंदूक को देखकर क्या वो डर गई थी। मैरी पूरे कंट्रोल में रहते हुए कहती है कि इसमें डरने की क्या बात थी। ये सुनकर मैनी को गुस्सा आ जाता है और उसकी अगली ड्राइंग में एक आदमी डूबकर मर रहा होता है जिसका नाम होता है कायरन। मैरी उस रात कायरन के साथ बोट पर जाने वाली थी, लेकिन मैनी कायरन के बारे में कैसे जानता था? मैरी ने कभी भी उसे कायरन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब मैरी को चैन कैसे आ सकता था? वो मैनी की रिसर्च को और गहरा कर देती है और उसे पता चलता है कि पिछला डॉक्टर उसे लेकर आसक्त यानी कि ऑब्सेस्ड हो गया था। वो पिछले डॉक्टर की लाइब्रेरी हिस्ट्री को खंगालने लगती है। अब उसके हाथ उसी डॉक्टर का लिखा हुआ एक नोट लगता है जिस पर लिखा होता है मैनी को छोड़कर सब कुछ मिथ्या है। लगता है अब मैरी भी मैनी से ऑब्सेस्ड होने लगी थी और वो सीधे उसके घर पहुंच जाती है और जानना चाहती है कि वो कायरन को कैसे जानता था। मैनी कहता है कि वो उसे किसी भी तरह का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ये सुनते ही मैरी अपना आपा खो बैठती है और उसकी ड्राइंग्स को चेक करने लगती है, जिसमें से एक ड्राइंग पर मैनी का पिग अपने आप को गोली मार रहा होता है। मैरी वहां से सीधा हार्बर की तरफ दौड़ती है कायरन को सचेत करने के लिए, लेकिन हार्बर पर उसे कायरन कहीं भी नहीं मिलता। अब मैरी को मैनी की डूबने वाली ड्राइंग की याद आती है। वो कायरन की खोज जारी रखती है, लेकिन इसके हाथ कुछ नहीं लगता। हताश होकर वो घर चली जाती है और तभी टीवी पर बाढ़ की ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसमें 2500 लोग मारे गए थे। मैरी भागकर मैनी की फाइल चेक करने लगती है और उसे उसकी एक पुरानी ड्राइंग मिलती है जिसमें बाढ़ दिखाई गई थी और 25 नंबर लिखा गया था। अब मैरी मान लेती है कि मैनी को भविष्य दिखाई देता है। अब मैरी की बेचैनी और बढ़ जाती है और अगले दिन वो सीधे अपने डायरेक्टर के ऑफिस में घुस जाती है। उसे किसी भी हाल में मैनी की पुरानी फाइल चाहिए थी और तभी डायरेक्टर भी अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो मैरी को बताते हैं कि वो जानते हैं कि वो मैनी के घर गई थी और उसने उस मासूम बच्चे को डांटा था, जिसके चलते वो उसे सस्पेंड कर रहे हैं। उसका हाल भी पुराने डॉक्टर जैसा होता जा रहा था और मैरी करती भी कुछ ऐसा ही है। वो उस डॉक्टर से मिलने के लिए मेंटल असाइलम पहुंच जाती है। डॉक्टर का नाम मैकविटी था, जो अब भी मैनी को लेकर ऑब्सेस्ड था। वो अब भी बड़बड़ा रहा होता है कि सिर्फ मैनी ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या।
अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें मैनी को मारना होगा। मैरी उसे और स्पष्ट होने के लिए कहती है तो मैकविटी को गुस्सा आ जाता है और वो रूम छोड़कर चला जाता है। तभी अचानक से मैरी को मैनी की एक और ड्राइंग याद आती है जिसमें एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। वो मैकविटी को बचाने दौड़ती है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, जिसे देखकर वो कायरन को बचाने में देर नहीं करना चाहती। हार्बर की तरफ बढ़ते हुए वो लगातार कायरन को कॉल लगाती रहती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। उसने मैनी को कायरन के डूबने की ड्राइंग बनाते हुए देखा था और वो उसे रोकना चाहती है, इसलिए वो कायरन की बोट को खोल देती है। कायरन बोट पर चढ़ेगा ही नहीं तो बोट के साथ डूबेगा कैसे। वहां से वो सीधे हॉस्पिटल जाती है और मैनी के सारे रिकॉर्ड्स चुरा लेती है। उसकी सभी ड्राइंग्स को चेक करना बहुत जरूरी था क्योंकि एक एक कर वो सब सच निकल रही थी। उन ड्राइंग्स को चेक करते हुए मैरी के हाथ एक ड्राइंग लगती है जिसमें एक सोता हुआ आदमी बोट के साथ डूब गया था। मैरी हार्बर में बोट खोलकर आई थी। कायरन कहाँ था? कायरन बोट पर सो रहा था और जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया था वो मारा जाता है। उसकी बोट चट्टानों के साथ टकराकर टूट गई थी और पुलिस उसकी डेड बॉडी को पानी से निकाल रही थी और तभी उसके कानों में मैकविटी की आवाज गूंजने लगती है। उन सब के अस्तित्व के लिए मैनी का मरना जरूरी है। उन्हें मैनी को मार देना चाहिए। अब मैरी शायद ऐसा ही कुछ करना चाहती थी। वो सीधे उसके घर जाती है और उसे जकड़ लेती है। वो उसे उसके घर से बंदूक दिखाकर अगवा कर लेती है और जबरदस्ती उससे जानना चाहती है कि आखिर वो कौन था, उसकी ड्राइंग सच क्यों हो जाती हैं। जब मैनी उसे कोई जवाब नहीं देता तो मैरी और पागल हो जाती है और अब उसे एक वीरान बिल्डिंग में ले जाती है। वो कहती है कि अगर मैनी ने उसे जवाब नहीं दिया तो वो उसे गोली मार देगी। अब मैनी कबूल करता है कि उसके आसपास जो भी हो रहा है वो सब उसी की करनी है, लेकिन वो उसमें अकेला नहीं था। मैरी भी उसके साथ थी। उसे ड्रॉर में बंदूक इसलिए मिली क्योंकि उसने ड्रॉर खोला। सोता हुआ कायरन बोट के साथ इसलिए डूबा क्योंकि मैरी ने उसके बोट की रस्सी खोली थी। उसकी ड्राइंग्स तो सिर्फ अंत दिखाती हैं, लेकिन मैरी की एक्शंस की वजह से वो लोग उस अंत तक पहुंचते हैं। यहाँ से इस कहानी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है और श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जाता है, लेकिन बहुत आसान भाषा में खुलासा कुछ इस तरह से है। जैसा कि मैंने बताया था, मैनी के पिता की मौत एक हादसे में हुई थी जिसके चलते उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। नन्हा मैनी चाहकर भी इन घटनाओं को रोक नहीं पाया था। कोई भी नहीं रोक सकता, तो उसने अपनी एक ख्याली दुनिया बना ली थी जिसमें सब कुछ उसके नियंत्रण में था। मैरी और बाकी सब उसी दुनिया के हिस्सा थे, यानी कि मैरी काल्पनिक थी। मैनी अंजाम ड्रॉ करता था और मैरी उस कहानी को अंजाम तक ले जाती थी। मैनी कोई वीडियो नहीं बना रहा था, वो सिर्फ स्टोरी बोर्ड बना रहा था और उन सीन्स को काल्पनिक मैरी जोड़ रही थी जो हमने देखा। मैकविटी ने भी तो यही कहा था, सिर्फ मैनी सच है और बाकी सब मिथ्या। अब मैरी को समझ आता है कि वो एक काल्पनिक पात्र है। असल जिंदगी में मैनी आगे चलकर अपने जीवन की सच्चाई को मान लेता है और अपनी सौतेली माँ को भी अपना लेता है और इसी के साथ उसकी काल्पनिक दुनिया का अंत हो जाता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।